हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 11वीं क्लास में हमारा सेकंड बुक चल रही थी भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था अपवाह तंत्र, जिसमें हमने हिमालयी अब्बा तंत्र को वर्णन बता दिया था और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का वर्णन बता दिया था। अब हम बात पर कि दिशाओं के आधार पर बहने वाली नदियाँ और उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहली बात बच्चों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे हम। यानी पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। यानी पश्चिम दिशाओं में बहने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। और का जलमार्ग, यानी अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। कैसा है? छोटा। इनका मार्ग छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कि देखिए, सेतरुनिजी एक ऐसी ही नदी है जो अमरावली जिले में दलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। ये गुजरात की छोटी छोटी नदियां हैं। ढांढर नदी पंचमहल गुजरात जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। इन नदियों के संगम स्थल ढूंढिए। महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों का भी पता लगाएं। तो देखिए बच्चों, महाराष्ट्र की भी बात करें तो नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर वैतरणा नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। वेदवती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। वेदवती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। उस नदी का नाम ज्ञात करें जिस पर गरसुप्पा जोग प्रपात बना हुआ है। तो ये शरावती नदी है, उस पर यह बना हुआ है बच्चों। गांधी जलप्रपात बोलते हैं इसको, इस पर बना हुआ है। इसके बाद में देखिए, ये सभी जो हैं अरब सागर में बहने वाली नदियां हैं। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरी का है ज्वारी। ये दो नदियाँ गोवा की हैं। आप इन्हें मानचित्र पर रेखांकित कर सकते हैं। मानचित्र में केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी जो है भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पेनानी के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अववाहित करती है। इसके जलग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण क्षेत्र से कीजिए, तो तुलना भी करनी है। इसके बाद देखिए बच्चों, पेरियार जो नदी है वो केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5243 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। अब देख सकते हैं कि यास्था पूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है पाया जाता है, जैसे भरत पूजा या यास्था पूजा कहते हैं। इसके बाद में देखिए, केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पांबा है, जो उत्तरी केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेवानाद झील में जाके गिरती है। इसके बाद देखिए बच्चों, कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। साबरमती, माही, ढाढर, कालिंदी, शरावती, भरतपूजा, पेरियार।
तो इस क्रम में देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा साबरमती का जलग्रहण क्षेत्र है 21,674। उसके बाद में उससे भी ज़्यादा माही नदी का है 34,842। इसके बाद में ढाढर नदी 2770, कालिंदी 5,179, शरावती 2,029, भरतपूजा 5,397, पेरियार 5,243। ये जलग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद में अब आता है बच्चों पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। ये तो थी पश्चिम की ओर, ये है पूर्व की ओर। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें से कुछ नाम आप बता सकते हैं? कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी नदियों के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व होता है। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, बामसा धारा, पेनर, पालार और बेगाई, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि एटलस में इन नदियों को ढूंढना है। इसके बाद में इन नदियों की हम तुलना कर सकते हैं किस तरीके से। स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, पेनर और पोलार, ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पेनर जो नदी है उसका जलग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, 55,213 वर्ग किलोमीटर है। बाकी के सब के ये जलग्रहण क्षेत्र दे रखे हैं। अब बात करते हैं बच्चों नदी बहाव प्रवृत्ति की, कि नदियाँ किधर से किधर को बहती हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या है। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा एक साल समान नहीं रहती है, यानी पूरे वर्ष एक समान जल नहीं होता नदी में। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा और कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु में। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह की प्रक्रिया को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, नदी बहाव प्रवृत्ति। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी हैं। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो बारहमासी हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती, यानी बर्फ से नहीं निकलती, जिससे इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। दक्षिण भारत की नदियों में इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। जल विसर्जन डिस्चार्ज। जल विसर्जन नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, यानी कम जल प्रवाह। अधिकतम प्रवाह जो है वो अगस्त या सितंबर में होता है, जो वर्षा ऋतु होती है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। इसके बाद गंगा नदी द्रोणी की बात करें तो गंगा नदी द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का जो प्रवाह मानसून आने से पहले काफ़ी बड़ा हो जाता है। फरक्का में गंगा नदी का जो औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इनका हम बात करेंगे। प्रायद्वीप की दो नदियों
की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर, नर्मदा नदी में जो जल विसर्जन का स्तर है वो जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। तो ये अचानक उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन जो है 3200 क्यूसेक और न्यूनतम केवल 50 क्यूसेक होता है। यह आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। इसके बाद हम बच्चों देखिए, ये एक सारणी दे रखी है जिसमें हम देख सकते हैं हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। पहला है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करें तो हिमालय में हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से निकलती हैं नदियाँ, और हिमालयी नदी। प्रायद्वीपीय नदी जो है प्रायद्वीप पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। प्रवाह प्रवृत्ति देखिए, प्रवाह प्रवृत्ति के जो हिमालयी नदी तंत्र है वो 12मासी हिम नदियाँ वर्षा से जल प्राप्ति होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है वो मौसमी है, मानसून या वर्षा पर निर्भर है। अब प्रवाह के प्रकार देखिए, पूर्ववर्ती या अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप है, जबकि प्रायद्वीपीय में अध्यारोपित पुनर्यौवनित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हुई। चौथा है नदी की प्रकृति। लंबा मार्ग, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ, अभिशीर्ष अपर्दन व नदी अपहरण मैदानों और में जल मार्ग बदलना तथा विसर्प बनाना, ये हिमालयी नदी तंत्रों में पाया जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदी में सुसमायोजित घाटियों के साथ ये छोटे निश्चित मार्ग में बहती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी नदी तंत्र जो है वो बहुत बड़ी नदी द्रोणी है, जबकि प्रायद्वीपीय में अपेक्षाकृत छोटी नदी द्रोणी पाई जाती है। नदी की आयु की बात करें तो हिमालयी नदी जो है वो युवा क्रियाशील और घाटियों को गहरा करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो है वो प्रणुत प्रच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ जो कि अपने आधार तल तक पहुँचती हैं। इस तरीके से इनकी तुलना की गई है बच्चों, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। इसके बाद हम बात करते हैं नदी जल उपयोग की सीमा। नदी जल उपयोग की सीमा, तो देखिए बच्चों, नदी जल उपयोग की बात करते हैं हम। भारत की नदियां पृथ्वी पर जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, यानी अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण भी समान नहीं है। 12मासी नदियां वर्ष भर जल का वहन करती हैं, वर्ष भर जल ले जाती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। शुष्क ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है, ये माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? सबसे ज़्यादा प्रबंधन की। क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? तो इस पुस्तक का अध्याय 7 है, उसमें दिया हुआ है बाढ़ से समस्या को सुलझाने के उपाय। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम दे सकते हैं इनका आंसर। तो अध्यापक निम्नलिखित उदाहरणों की व्याख्या कर सकते हैं, जैसे पेरियार दिक् परिवर्तन योजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इसके अलावा कुरनूल कुड़प्पा नहर, व्यास सतलज लिंक नहर, गंगा कावेरी लिंक नहर। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनसे नदियों के पानी को जोड़ करके सूखे वाले क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है, जिससे
दो लाभ होते हैं। एक तो जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ नहीं आएगी। दूसरा यह है कि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है वहाँ पर कृत्रिम नहर डाल डाल के पानी को पहुँचाया जा सकता है, इससे उनको सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। तो दो लाभ प्राप्त होते हैं। ये कुछ ऐसी परियोजनाएं जो भारत में चल रही हैं। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? ये लिफ्ट नहरों के द्वारा होता है। क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्रम देते हैं? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना। दूसरा है नदी जल प्रदूषण। तीसरा, नदी जल में गाद, ऋतु, वन जल का असमान प्रवाह। ऋतु के आधार पर राज्यों के बीच नदी जल विवाद भी चल रहा है। मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे समस्याएं आती हैं जिनके बारे में ये बताया गया है। बहुत सारी ये समस्याएं। इसके बाद देखिए बच्चों, नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है? बिल्कुल देखा है। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं या कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोने का भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योजना पर सामग्री एकत्र करें व इस सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। तो ये तो था बच्चों पाठ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो यह है दामोदर नदी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत की सबसे बड़ी है? गंगा नदी। उसके बाद देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? पंचनद में शामिल नहीं है 5 नदियों में। तो देखिए बच्चों, ये सिंधु नदी शामिल नहीं है, पंच नदी अलग है। इसके बाद निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा आएगी। निम्न में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? देवप्रयाग। इसके बाद में बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, ये मैंने करा दिए हैं। नदी द्रोणी और जल समूह क्या अंतर है? वृक्षाकार और जालीनुमा प्रवाह, अपकेंद्रीय, डेल्टा और ज्वारनदमुख। उसके बाद भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी के लक्षण। फिर बड़े क्वेश्चनों में ये उत्तरी भारत की महत्वपूर्ण विशेषता नदियों की। मान लीजिए हिमालय की गिर के साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक इस मार्ग में आने वाली कुछ नदियों के नाम बताएं। ये सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों, और बीच के क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको मैं करा दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।